साथ ही नमस्कार। आइए आज हमारे इस YouTube चैनल पर एक नए मेहमान हम लेकर के आए हैं। आप बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक से बढ़ के एक आप लोगों को जानकारी मिलेगा हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर विजय पाटले जी, जो सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे उत्कृष्ट कार्य हमेशा करते रहते हैं और एवं पेशे से ये भी डॉक्टर भी हैं जो जन सेवा भी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। इसका खास बात और बता दूं, ये जो है हमारे जो लोरमी क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र से आते हैं, काफ़ी दूर है। आइए इसके जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की हाव भाव कैसे हैं, क्या है, और विभिन्न प्रकार के चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बताएंगे कि सबसे पहले हम आपके परिचय जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपने प्राप्त की है। जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय पाटले है। दोस्तों, मैं नवागांव दयाली का रहने वाला हूँ। मैं रामहेपुर लोरमी में अपना 12वीं तक का पढ़ाई किया हूँ बायोलॉजी साइंस में। उसके पश्चात मैं MBBS अल्टरनेटिव मेडिसिन मसानगंज से किया हूँ और मेरा लगातार गरीबों का सेवा करना और जन सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपने सामाजिक कार्य में भी हम सबसे पहले बात करेंगे। सामाजिक राजनीति दोनों आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम सामाजिक आपका जो गतिविधि है काफ़ी अच्छा है। देखा जाए चाहे लोरमी के बागडोर में देखा जाए, काफ़ी बहुत ऐसे गांव में भी आप फील्ड करते हैं। तो आप अपने कैसे आपको रुचि लगा कि आप एक सामाजिक कार्य, आपको लगा कि मैं सामाजिक कार्य में ऐसा करूं, और कब से आप कर रहे हैं? शुरू से हम लोग समाज सेवा में लगे हैं, क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं गोविंद बघेल ठेकेदार जी हैं। वो और मैं मिलकर हम लोग सैन कपाट में प्रेस द्वार निर्माण किए। हम 2-3 लाख में वहाँ बनवाएं और वहाँ से हम लोग अपना सामाजिक सेवा और राजनीति का शुरुआत किए हैं। उसके पश्चात अपने नवागांव दयाली में गुरुद्वारा भव्य रूप से बनवाए हैं और मंच निर्माण भव्य रूप से बनवाए हैं और यहाँ 7 दिवसीय मेला का निर्माण करते हैं। और राजनीति के तौर पे और इसी को देखते हुए, जन सेवा को देखते हुए 2 पंचवर्षीय से मैडम को सरपंच बनाया गया है यहाँ, और सभी गरीबों का सेवा करते आ रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई ये दिक्कत नहीं है और अभी भी आस करते हैं कि गरीब मजदूर लोग कि डॉक्टर साहब बने, ताकि गरीबों का, हमारे जैसे आदमी का कुछ विकास कर सके करके अभी भी आस करते हैं। नहीं, ठीक है। प्रयास आपका ये बात है कि आपका जो गांव है आपका विकास के भी गति में काफ़ी अच्छा देखा जाए। लेकिन पहले इसके पूर्व में और काफ़ी, जब आप इस समय यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, उस समय यहाँ का बागडोर कैसा है और अब कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे हर गली हर मोहल्ले कीचड़ था। उस समय मैं माड़ी भर चिखला में घर घर जाकर सेवा करता था। आज की डेट में सब गली और मोहल्ले में पक्का हो गया है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, समस्या बहुत दूर हो गया है। यहाँ वनांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे काफ़ी दूर पड़ जाता है। हॉस्पिटल का हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो यहाँ लोग जो है आते जाते कहाँ पे है, पढ़ाई लिखाई कहाँ पे करते हैं? यहाँ का पढ़ाई स्तर बिल्कुल नीचे हो गया है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कॉलेज और स्कूल नहीं है। और ये वनांचल क्षेत्र से लोरमी की दूरी 50 किलोमीटर है और कोतरी में कॉलेज खुला है। 50 किलोमीटर आ नहीं जा सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हमारे खुड़िया क्षेत्र है, नवागांव दयाली है, बिजरा कछार है, ऐसे जगह में हाई स्कूल कॉलेज खुलेगा तो वनवासी जो जंगल में निवास करते हैं यादव भाई लोग, पिछड़ा जाति के सब SC ST भी OBC के सब निवास करते हैं, उसको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। और अभी भी विकास अधूरा है, क्योंकि वन जंगल क्षेत्र में रोड बिजली पानी कुछ है ही नहीं है। इसको हम देखते हैं तो अभी भी दुख लगता है। बाकी पहले के मुताबिक जो है कहा जाए तो अभी कुछ राहत मिली है, चाहे पानी का हो चाहे बिजली का हो। कुछ पहले से अब परिवर्तन कुछ आया कि नहीं? हाँ, 25% खैर विकास हो चुका है। अभी भी रोड बनना बाकी है और गांव-गांव में स्कूल खुलना बाकी है। और क्या है, वनन क्षेत्र में लाइट की समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए लगातार वहाँ पर सौर ऊर्जा वाली व्यवस्था करना चाहिए। और नाला है छोटे छोटे, वो बंधा ही नहीं है, और आने जाने के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए उसी मेन बाधा है। इसलिए छोटे छोटे नाला को बंधवाना जरूरी है, रोड बनाना बहुत जरूरी है जी। आपके यहाँ से खुड़िया जो है काफ़ी नज़दीक है, और देखा जाए हमारे मुंगेली जिले के काफ़ी एक सौंदर्य और एक देखा जाए सुलभ है, बहुत ही अच्छा खुड़िया का दृश्य है। तो कहा जाए तो एक पर्यटन के रूप में उसको देखा जाए
क्या उसका विकास गति जो है बढ़ी है, या कुछ उसमें और एक अलग से क्या करना चाहिए जो वो एक लोरमी विधानसभा का हो, चाहे मुंगेली जिले का हो, चाहे एक अच्छा से उसका वर्तव्य देखा जाए? हाँ, खुड़िया एक ऐसे जगह है जो छत्तीसगढ़ में फेमस जगह है। वहाँ पर गार्डन बनवाना चाहिए और 12वीं कॉलेज स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है। और जो पर्यटक आते हैं बाहर दूर दूर से, उनके लिए रेस्ट हाउस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वनांचल क्षेत्र है, पेड़ पौधा और सब जो बांध देखने आते हैं उसके लिए रिलैक्स मिलना चाहिए। ऐसा कोई चीज़ अभी व्यवस्था नहीं है, अब धीरे धीरे उसमें व्यवस्था होने का चालू हो गया है। जब से कांग्रेस सरकार आया है थोड़ा ध्यान दिया है, गार्डन वार्डन बनना चालू हो गया है, रोड बनना चालू हो गया है। आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो इसमें विकास की गति जो है बढ़ेगी और आसपास के लोगों को भी एक नए रोजगार भी मुहैया हो सकता है, ऐसा कुछ उसमें उपाय भी मिल जाएगा यदि इसका विकास गति होता है या पर्यटन के रूप में यदि देखा जाए तो। जी जी, अगर यहाँ पर खुड़िया बिजरा नवागांव दयाली पर कॉलेज अगर खुलती है तो जितने भी जो पिछड़े लोग हैं उन लोग अपने बच्चों को कम से कम पढ़ा लिखा कर बेरोजगार बिजनेस करा सकते हैं। अब नौकरी मिलना तो दूर की बात है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ लिख के ही आदमी हर कुछ कर सकता है, बाकी तो कोई नामुमकिन है। पेशे से आप डॉक्टर हैं यहाँ के, और ऐसे भी काफ़ी यहाँ गरीब जो लोग जो है लगातार यहाँ निवास करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मरीज भी आते होंगे आपके पास में। तो लगता होगा कि किसी के पास पैसा नहीं होगा, किसी के पास और कुछ व्यवधान पैदा होते हैं, तो इसमें भी आपका जो सहनी हम लोगों से भी पूछे हैं, तो इसमें भी आपका एक अच्छे थिंग बताए हैं, तो उसमें आपका क्या प्रयास रहता है? मेरा हर समय प्रयास रहता है कि लोगों का सेवा करूं, और आधा रात के भी आते हैं तो बिना पैसा के इलाज करता हूं। आज तक किसी प्रकार का कोई फीस वगैरह आज तक नहीं लिया हूं, तो लोगों को पूछ सकते हो। और उनका जो गरीबी है उसको मैं समझता हूं। आज तक किसी के पास पैसा पहले दो करके ऐसा इलाज कभी नहीं किया हूं मैं, और अच्छे से गरीब का सेवा किया हूं। तभी मुझे 2 पंचवर्षीय से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में देखे हैं लोग, और आगे भी देखना चाहते हैं। जी जी। अब बात करते हैं युवाओं बेरोजगारों की युवाओं की। पढ़ लिख करके काफ़ी पढ़ लिख जाते हैं, MA BA BSc MSc कर लेते हैं, कुछ डिप्लोमा डिग्री कर लेते हैं, लेकिन नौकरी के ख्वाब में अपने आप को भटका लेते हैं। क्या उसके लिए कुछ उपाय आप अपने तरफ से दे सकते हैं उन लोगों को कि क्या कर सकते हैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी कुछ नया जो स्वरोजगार के रूप में देखा जाए? जी जी, हाँ, पढ़ लिख के आदमी हर कुछ कर सकता है, नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ लिख कर बिजनेस भी कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, और बहुत से राजनीति भी कर सकते हैं। सब गरीबों की सेवा करने से ज़रूर कुछ फ़ायदा मिलेगा ही। हाँ, राजनीतिक सामाजिक में क्या युवाओं का आना जरूरी है? इसमें लोग समझते हैं कि युवा जो है पीछे हट जाएं, क्योंकि लगातार उनका मेहनत को सार्थकता नहीं दे पाते, सही स्थान पे लोगों को युवाओं का भूमिका नहीं समझ पाते। तो क्या इसमें युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं? युवाओं को ही आगे आना चाहिए। जो आदमी पढ़ लिख कर जो युवा घूम रहे हैं उसको राजनीति में आना चाहिए। वही समझता है कि गरीब क्या है, गरीब को कैसे टाइप के मेंटेन करता है, इसके बारे में उन्हीं को मालूम रहता है कि रोजगार बेरोजगार सबसे वो तपे हुए रहते हैं, इसलिए गरीबियों का मदद करते हैं। युवाओं को ही राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है हर जगह। और जो है काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, और सड़क यहाँ की जो आवागमन है तो लोगों में भी बाधित पैदा होती है। तो इसमें क्या और और लोगों को क्या इसमें एक अच्छा सुविधा हो सकता है? ये क्या है, वन अंचल क्षेत्र होने के नाते किसी पर अधिकारी कर्मचारी ध्यान ही नहीं देते हैं, इधर आना जाना नहीं रहता है, बहुत कम आते जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इसी के नाम से पूरा पिछड़ा हुआ है। और ये रोड और बिजली पानी और जो स्वास्थ्य संबंधित हॉस्पिटल जैसे खुलेगा तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी आएंगे तभी समझेंगे इधर विकास नहीं हुआ है करके, विकास भी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ शिक्षक कॉलेज हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, और छोटा मिनी हॉस्पिटल गांव-गांव में होना चाहिए, क्योंकि जंगल क्षेत्र में बहुत ही बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उधर पत्ते वत्ते सड़ते वड़ते हैं, वही पानी वानी पी के आते हैं। डायरिया है, डेंगू है और मलेरिया जैसे बीमारी पनप रहा है, जंगल में ही अभी है।
और सरकार चाह रहा है कि मलेरिया उन्मूलन करें। उन्मूलन हो जाएगा, अच्छा बात है, उन्मूलन होने से फ़ायदा है, हो भी रहा है। लेकिन वन क्षेत्र में जब बिजली और रोड और जैसे शिक्षा का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हर बीमारी दूर हो जाएगा। अभी वन क्षेत्र जैसे कि सड़गड़ी है, झिरिया है, इधर के लोग आते हैं, सिक्कल सेल का जो बीमारी है 100% पनप रहा है, इसके लिए ध्यान देते नहीं हैं। और गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए। कैंप लगाने के बाद गरीबों को निःशुल्क में इलाज करवाना चाहिए और दवाई भी मुफ्त में देना चाहिए। इतना गरीबी है इधर वनांचल क्षेत्र के नाम से कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सब मेरे पास आते हैं तो मैं सबको सलाह देता हूँ और सरकारी हॉस्पिटल में सलाह देता हूँ कि मुफ्त में लैब का काम होता है और आप जाइए वहाँ, मेडिकल क्रॉस और जेनरिक दवाई फ्री में दे रहा है, उसको लीजिए करके बोलता हूँ मैं हर मरीज को। बहुत सुंदर। और ये बात है कि अभी बिचौलियों की भी देखा जाए तो आपके वनांचल ही क्षेत्र से काफ़ी ऐसे लोग जो है पुलिस के हत्थे लगे हैं, जेम के हत्थे लगे हैं, तो उनमें क्या कमी आई है कि हमेशा जो है लगातार उनसे एक पीड़ित है, क्योंकि सरकार उन लोगों को एक पट्टा मुहैया करवाया है, उसको गिरवी रख करके उन्हीं लोगों से कम रेट में ले करके अधिकतम दर में आगे बेचते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? उसका मुख्य कारण ये है बजरंग भाई, क्योंकि जो 55 एकड़ का जो पट्टा दिया गया है वन क्षेत्र में, उसमें ट्यूबवेल हो और खेत को गहराई करवाने के लिए सरकार की तरफ से योजना होना चाहिए, जिससे अच्छे से धान उत्पत्ति होगा उसके पास। और पढ़ाई लिखाई में उधर कॉलेज और हायर सेकेंडरी खुलने के बाद उन लोग खुद अपने आप में सक्षम हो जाएंगे। सक्षम नहीं होने के कारण ये इधर के आदमी जाकर उनको गुमराह में डाल देते हैं और इसलिए उन लोग आ जाते हैं गुमराह में। जब पढ़ लिख जाएंगे और रोड, बिजली, पानी और उनके जो 55 एकड़ जो खेत मिला है उसमें ट्यूबवेल फ्री में कोड़वा देना चाहिए, ताकि उन लोग धान अच्छे से उत्पत्ति कर सकें, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकें। यही वजह है, मेन चीज़ उन लोग गुमराह में आने का कारण है जी। में एक शिक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए, बच्चे को निःशुल्क हर चीज़ गांव अंचल में ही करना चाहिए, पढ़ाने से लेकर कम से कम ग्रेजुएशन तक। 8वीं 7वीं 5वीं पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कम से कम 12वीं से लेकर कॉलेज तक पढ़ने के बाद ही दिमाग का असर होता है कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये क्या है, वन अंचल क्षेत्र में 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ के छोड़ देते हैं, उसमें चेतना का शक्ति विकास नहीं हो पाता है। इसलिए 12वीं कॉलेज तक हर बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे उसके दिमाग में चेतना हो जाएगा क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये जरूरी है। बात करते हैं लोरमी विधानसभा की राजनीति की, तो इसमें क्या दांव पेच रहेगी इस बार जो विधानसभा में देखा जाए तो किस प्रकार के कैंडिडेट को लोग जो है लाना पसंद करेंगे? कैंडिडेट सक्षम हो, पढ़े लिखे हो और सभी समाज के व्यक्ति को लेके चलने वाला हो, ऐसे टाइप के कैंडिडेट हो और जो सरकार की योजना है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने वाला हो, तभी गांव का विकास हो सकता है और वन क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा इससे। हाँ, आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं और 2 बार का आपने सरपंच प्रतिनिधि भी रहे, क्या आपका रणनीति और आगे क्या हो सकता है? मैं चाह रहा हूं कि हमारे डिंडौरी ब्लॉक जो है नया बन रहा है उसको ना SC ST OBC बहुमूल्य क्षेत्र है ये डिंडौरी, उसको रिजर्वेशन किया जाए SC या ST, जिससे हमारे जो स्थानीय लोग बनेंगे तो समझेंगे कि क्या कमी है। और बाहर के लोग बनने से कोई समझ में नहीं आता, वो शहर इलाका को देखते हैं, इससे हमारी वन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। अभी तक हमारे देखो नवागांव दयाली डिंडौरी मार्ग का पुलिया निर्माण नहीं हुआ है, जिससे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, कम से कम 200 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बरसात में 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जबकि 1 किलोमीटर है अपना नवागांव डिंडौरी मार्ग, और बच्चे को इतना तकलीफ है, इसको कोई जनप्रतिनिधि की नज़र में नहीं दिखा है आज तक। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा स्थानीय डिंडौरी इलाका में लोग यहाँ रहने वाला वनवासी से ही हम विधायक चयन करें, ताकि वनवासी का तकलीफ को समझे। नाला है, चाहे बिजली हो, पानी हो, और छोटे छोटे नाला बाढ़ आने से बरसात में बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा सकते, इसको देखना पड़े। ऐसे टाइप के कैंडिडेट को हम चयन करेंगे आने वाला समय में जी। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है, तो क्या इसमें इस योजनाओं में से आपके वनांचल क्षेत्रों में से कोई लोग जो है, जैसे कि बात करते हैं गोबर का, जी जी, जैसे बात करते हैं अभी रीपा प्रोजेक्ट आया है, तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार जो लॉन्चित कर रही है, इसमें क्या फायदा मिले महिलाओं लोगों को? फायदा बहुत कुछ है इसमें। हमारे जो भूपेश सरकार है बहुत ही अच्छा योजना लाया है, क्योंकि गोबर खाद एक ऐसा खाद है जिसको खेत से लेकर
बाड़ी में जैसे उपयोग करके हम सब्जी फसल या धान उगाते हैं, उसमें पौष्टिक आहार पौष्टिक मिलता है, विटामिन मिलता है, उसको खाने से ऐसे भी बीमार नहीं पड़ते हैं लोग। इसलिए उसको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे गोबर गैस हो, चाहे गोबर से बने विभिन्न जो मशीनरी चल सकता है उसको लागू करना चाहिए। और गोबर से ही सब सब्जी वगैरह है, धान फसल है, इसको उगाना चाहिए। इसको खाने से ही बीमारी दूर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन मिनरल सब चीज़ शरीर में होगा तो अंदर बीमारी घुस नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छा योजना है ये नरवा घुड़वा बाड़ी जो हमारे भूपेश सरकार निकाले वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका उपयोग सही तरीक़ा से होना चाहिए कि जब भी फसल उपयोग करते हैं तो गोबर से बने चीज़ को ही उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से जितना भी जैसे कीटाणु मारने का दवाई छींच रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व है वो भी मर जाता है। इसको खाते हैं तो हमको किसी प्रकार का विटामिन और मिनरल नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं। और जितना भी शुगर बीपी हो रहा है ये रासायनिक खाद से ही हो रहा है। आज के डेट में गोबर से अगर उपयोग करने अनिवार्य कर देगा ना तो ये बड़ा बड़ा बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। जी 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 जी। इसमें देखते हैं कि इस बार जो राजनीति की जो दौरा हम जो पिछले 5 साल में देखा जाए उसमें जो है राजनीति में जो जितने भी भाग लें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनमें से लगभग 30 प्लस एज का उसका उम्र एक दायरा है जो युवाओं में से आते हैं। जी जी। और इस बार देखा जाए आने वाला फिर 2023-24 आगे जो पंचायती चाहे राज्य का चुनाव हो उसमें देखा जाए युवाओं की भागीदारी और बढ़ सकती है। क्या ऐसा आपका कुछ आंकड़न? हाँ, आंकड़ा है 30 से 50 के बीच में ही चयन करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में हर चीज़ करने का शक्ति रहता है। युवा का जो जोश रहता है काम करने का, गरीबों को मदद करने का, वो जो 30 से 50 के बीच में रहता है। बाकी जो उम्र होता है वो विश्राम करने का उम्र होता है, घूमने का उम्र होता है। और जो युवाओं 30 से 50 है वही अच्छा रहेगा, क्योंकि 30 से 50 के उम्र में चेतना शक्ति अच्छा रहता है और उससे हर चीज़ में ध्यान रहता है। एक ही चीज़ नहीं है, गरीबों को क्या करना चाहिए, रोड बिजली क्या कहाँ स्वास्थ्य, ये सब चीज़ का नॉलेज अपने आप रहता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं रहता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नवयुवक को ही उपयोग करना चाहिए राजनीति में। चुनाव आयोग भी कहता है कि मतदाता जो है आपको 100% करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं कि चुनाव आते हैं लेकिन उसमें ही जागरूकता नहीं फैलाते हैं और ऑलरेडी जो है और लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि हम एक वोट क्यों डालें, अपना वोट क्यों दें। तो इसमें लोगों को ही नुकसान होता है। तो ऐसा आपके पंचायत में कितने लोग वोटिंग करते हैं? क्या इसके लिए आप भी प्रेरित करते हैं लोगों को? प्रेरित करने की ज़रूरत है बजरंग भाई, क्योंकि बता रहा हूँ मैं, सबको उत्सुक रहता है। जब मैं खड़ा होता हूँ यहाँ पे सरपंच में तो भोपाल राजस्थान से आ जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर साहब खड़े हैं करके। इसको सबको शौक़ रहता है। अब जो सरकार बिल्कुल सरकार सत्ता में आने के बाद काम नहीं करते हैं, इसलिए लोगों भी समझते हैं कि यार हमारा वोट देने से क्या महत्व है। अगर अच्छे से काम, गरीबी, हर घर में एक बेरोजगार मिल जाए तो उन लोग कहीं भी रहेंगे इंडिया में, उन लोग आकर वोट डालने के लिए सक्षम रहेंगे। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझदार हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग खुद समझते हैं कि हम वोट देंगे, हमारा एक वोट अमूल्य है। तो ऐसे व्यक्ति चयन करें जो हमारे समाज से लेकर सभी गरीब दबे कुचले लोग का सेवा करें। ऐसे टाइप के कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण ही उन लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। और जैसे अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है वो दूर से आ जाते हैं, 500 किलोमीटर से आके वोट डालते हैं। जब भी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं किसी को ना किस बताया हूँ कि डॉक्टर साहब खड़े हैं तो जाना जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबों का भला कर सकता है। ऐसा है, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसे युवाओं में भी है, यह जागरूकता फैलनी चाहिए। जो मतदान जो है, मतदान एक वोट के लोगों के लिए काफ़ी महत्व होता है। तो ये सभी के लिए है कि वोट डालना जाना चाहिए, ताकि उसमें जो है अगर यदि वोट नहीं पड़ता है तो अयोग्य व्यक्ति जो है चुनाव जीत जाता है, उसमें फिर नुकसान ही स्वयं का रहता है। हाँ, उसके बारे में गांव-गांव जाकर अधिकारी कर्मचारी को समझाना चाहिए और एक बार नकली मतपत्र से वोट डालने के लिए इनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कि नहीं है कि ऐसे टाइप के जाने बिना देखे बिना समझे आदमी को एक डर बना रहता है। इसलिए जितना भी वो चुनाव आने के पहले 6 महीना पहले गांव-गांव जाकर सरकारी जगह में वोट नकली मतपत्र में बताना चाहिए कि इसमें वोट डालने ऐसे डालते हैं, ऐसे करते हैं करके इनको जागरूकता करना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे जो 18 साल की उम्र है ऊपर है वो वोट के बारे में समझें। ये मेरा कहना है ऐसे। जी जी, आप शिक्षा पेशे से भी जुड़े हैं, आपका स्कूल भी संचालित है, तो आप इंटरेस्ट भी रखते हैं कि
योग में भी, तो क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? हम लोग प्रति शनिवार को मैं खुद सामने में रहकर बच्चे को साफ सफाई के बारे में ध्यान देता हूं ताकि बीमारी मत हो, और ठंडे जो खाना है उसके लिए मना करता हूं मैं, और प्लस में योग 1 घंटा के लिए उसको एक्सरसाइज व्यायाम करवाता हूं। योग और व्यायाम एक ऐसा चीज़ है दुनिया का, इसको करने से ही बीमारी दूर हो जाता है, और दवाई खाने से, एक बीमारी की दवाई खाने से हजारों बीमारी पैदा होता है। इसलिए सबसे महत्व चीज़ है योग और व्यायाम, इसी से ही बचा जा सकता है, और फल फूल खाने से हर बीमारी को से बचा जा सकता है, और हरा साग सब्जी से। ये चीज़ को अगर अपना लो तो किसी प्रकार की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपका राजनीतिक दौरा भी हमने देखा, आपका सामाजिक भी रहा, तो इसमें आपका कुछ मन आकलन जो बड़ा चुनाव जैसे जिला पंचायत हो गया, जनपद हो गया, ऐसा कुछ आपका और कुछ आगे की? वो तो है, अब सरपंच में 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई आप आइए और आप जिला जनपद कोई भी अच्छा से पोस्ट में आइए, ताकि हम लोग गरीब जैसे आदमी के लिए कुछ काम कर सके, ऐसे करके बोला जा रहा है। अब आने वाले समय में तैयारी है, अगर जैसे डिंडौरी में रिजर्वेशन मिलता है तो मैं जिला पंचायत के लिए तैयारी तो कर चुका हूँ, लोग भी चाहते हैं, लड़ूंगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस धन्यवाद YouTube में रहने बजरंग के लिए। बंजारे जी। और आशा करते हैं कि आपका जो मनोकामनाएं हैं, जो आपका सोच है, वो पूर्ण हो, और लोगों की सेवा आप यूं ही लगातार तत्पर करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।